दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सिंह आपके यूट्यूब चैनल प्रभा हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यूपीएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और जेआरएफ, इन सभी परीक्षाओं में जो पारिभाषिक शब्दावली है उस पर अध्ययन कर रहे हैं और हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए हैं। और मुख्य रूप से यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो विज्ञापन 51 है, जिसकी परीक्षा संभावित है, उस परीक्षा को ध्यान में रखकर हम लोग अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के एक कड़ी में जो है आज का टॉपिक जो है ये है कल्पना। और हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर ली है, जैसे हमने मिथक और बिंब और निजंधरी कथा और इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की है। और हम लोग अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं जो है कल्पना। देखते हैं कल्पना को अंग्रेजी में इमेजिनेशन कहा जाता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार क्या है, पूर्व की जो अनुभूतियों को पुनर्योजना से अपूर्व की अनुभूति उत्पन्न करने की क्रिया या शक्ति को क्या कहते हैं, कल्पना। जो आपकी पूर्व की अनुभूतियां हैं उसके माध्यम से जो अपूर्व की अनुभूतियां उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है वही कल्पना है। वर्तमान का अवगाहन करने वाला प्रत्यक्ष, अतीत का अवगाहन करने वाली स्मृति और अनागत का अवगाहन करने वाली क्या है, कल्पना कही जाती है। अब देखिए यहाँ तो वर्तमान का अवगाहन करने वाला क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। अतीत का अवगाहन करने वाली क्या होती है, स्मृति होती है। लेकिन अनागत, भविष्य, जो अपूर्व की अनुभूति उत्पन्न करने वाली शक्ति होती है, अनागत अपूर्व की, वो उसी को हम लोग कहते हैं कल्पना। जैसे क्षीर सागर, 10 मुख, स्वर्ण मृग आदि पदार्थ कल्पना द्वारा ही अनुभव गम्य होते हैं। हम लोग अपने मन में क्षीर सागर का विचार लाते हैं, 10 मुख जो रावण का है उसका भी विचार लाते हैं, तो और उसके बाद स्वर्ण मृग का विचार लाते हैं। तो ये कल्पना के द्वारा ही अनुभव गम्य होते हैं। ठीक। मनोविज्ञान के अनुसार अचेतन अनुभूतियों से भी कवि और कलाकार अपनी कृति के लिए पर्याप्त सामग्री पाते हैं। इस सामग्री का संकलन कल्पना द्वारा होता है। संगीत, मूर्ति, चित्र, स्थापत्य और कलाओं में भी ध्वनि आदि का नवीन संयोजन कल्पना पर निर्भर करता है। मनुष्य और पशु में यही बड़ा अंतर है कि मनुष्य कल्पना की तुलिका से मन चाहे संसार की सृष्टि कर सकता है। देखिए, मनुष्य और पशु में यही बड़ा अंतर है कि वह कल्पना की तुलिका से मन चाहे संसार की सृष्टि कर सकता है। और साहित्य सृजन के प्रसंग में कल्पना के सहारे नाना प्रकार की काव्य चित्रों का निर्माण सहज ही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यही कहना चाहते हैं कि कल्पना बहुत महत्वपूर्ण है और कल्पना के सहारे ही, और मनुष्य और पशु जो होता है इसमें वही अंतर है कि मनुष्य जो है कल्पनाशील प्राणी है और अपनी तुलिका के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से मन चाहे संसार की जो है सृष्टि कर सकता है, लेकिन पशु ये नहीं कर सकता है। यही बड़ा इसमें अंतर होता है। साहित्य सृजन के प्रसंग में जो होती है कल्पना नाना प्रकार के काव्य चित्रों का निर्माण कर सकती है। संगीत में, मूर्ति चित्र में, इन सब में जो है कल्पना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और एक कवि और चित्रकार और संगीतकार के लिए कल्पना एक अपना अलग ही जो है स्थान
प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य आलोचना शास्त्र में भी कवि कल्पना के विषय में पर्याप्त विचार हो चुका है। कल्पना के विषय में कौन है? सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये इनका जन्म देखिए हुआ है, ये डेट याद रखिएगा, 1772 से 1834 के विचार को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। कॉलरिज ने कल्पना की विशद व्याख्या की है, जो उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। कॉलरिज ने ही जब कॉलरिज आए तो उन्होंने यही कल्पना पर विचार किया, और कॉलरिज को कल्पना के विवेचन की प्रेरणा किससे मिली? वर्ड्सवर्थ। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि कॉलरिज को जो है किससे मिली थी प्रेरणा? वर्ड्सवर्थ से मिली। उस काव्य पाठ का उन पर ऐसा गहरा, स्थायी और मोहक प्रभाव पड़ा कि वे उसकी विशेषताओं का बार बार विवेचन विश्लेषण करते रहे और अंत में कल्पना का वह स्वरूप स्थापित करने में सफल हुए जिसने शताब्दियों के विवाद को समाप्त प्राय कर दिया। अब पहले क्या है कि कल्पना और फैंटेसी को लोग एक समझते थे, और जो वर्ड्सवर्थ ने अपना काव्य पाठ किया था उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए, और उन्होंने क्या किया कि जो विवाद था अपना सफल जो विवेचन किया, उस विवेचन के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि जो विवाद था उसे समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कॉलरिज के काफ़ी समय पहले कल्पना, इमेजिनेशन, फैंसी इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता रहा था, लेकिन तात्पर्य अनिश्चित ही था। वही जो बताए थे कि कल्पना और फैंटेसी का प्रयोग, फैंसी और फैंटेसी का प्रयोग हो रहा था कॉलरिज से पहले, लेकिन इन दोनों शब्दों का प्रयोग में जो मूल अंतर होता है बहुत अनिश्चित था, और कभी इन दोनों शब्दों का प्रयोग पर्याय के रूप में हुआ, कभी फैंसी को श्रेष्ठ पद मिला और कभी इमेजिनेशन को। अब लोग जो है इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, कल्पना का भी कर रहे थे और फैंटेसी का भी कर रहे थे। कभी फैंटेसी को श्रेष्ठ पद मिल रहा था, कभी कल्पना को, कभी किसको गौड़ कर दिया जाता था, किसी को मुख्य कर दिया जाता था। तो ये अव्यवस्था जो इसको दूर करने का प्रयास जो है कॉलरिज महोदय ने किया। अब देखिए थोड़ा सा फैंटेसी और कल्पना के बीच जो मूल अंतर था, उन अंतर को हम लोग देख लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होने में मदद मिलेगी। जैसे फैंसी शब्द ग्रीक के फंतासिया, ग्रीक शब्द क्या है? फंतासिया, इसी से फैंसी शब्द से व्युत्पन्न। इमेजिनेशन लैटिन के इमेजिनेशन जो शब्द है लैटिन की इमाजिनातियो से जो उत्पन्न हुआ है। पहले फंतासिया से फैंटेसी बना, और फिर उसका संक्षिप्त रूप क्या हुआ? फैंसी हुआ। इमेजिनेशन का रूपांतरण कल्पना प्रचलित है, और फैंसी के लिए रम्य कल्पना या ललित कल्पना। अब देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि रम्य कल्पना किसे और ललित कल्पना किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? फैंटेसी को जो है रम्य कल्पना, ललित कल्पना कहते हैं, और इमेजिनेशन को कल्पना कहते हैं। ठीक। और हिंदी में प्रयुक्त ये दोनों पर्याय बहुत सटीक नहीं हैं। अब वर्ड्सवर्थ का पाठ सुनने के बाद क्या उनके मन में विचार आया, उस पर हम लोग देखते हैं। वर्ड्सवर्थ का काव्य पाठ सुनने पर कॉलरिज के मन में सुखद प्रक्रिया हुई। उसकी मीमांसा के क्रम में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कल्पना और रम्य कल्पना, यानी कल्पना और फैंटेसी सर्वथा दो भिन्न शक्तियाँ हैं। उन्हीं से इनको प्रेरणा मिली वर्ड्सवर्थ से कि कल्पना और रम्य कल्पना यानी कल्पना और फैंटेसी सर्वथा दो भिन्न शक्तियाँ हैं, और भिन्नता इन दोनों शक्तियों के लक्षणों, व्यापारों और परिणामों में विद्यमान है। किसमें है? इनके लक्षणों में है,
इनके व्यापारों में है, किस प्रकार से ये अपना व्यापार इनका व्यापार हो तो किस प्रकार से जो है इनका परिणाम है। ये तीन चीज़ों में इन्होंने देखने का प्रयास किया। इसलिए ये दोनों शब्द न तो एक अर्थ के बोधक हैं और न ही एक ही सत्य के उच्चतर और निम्नतर रूप हैं। दोनों का अंतर बताते हुए उन्होंने कहा कि फैंसी का संबंध केवल मस्तिष्क से होता है। देखिए, फैंटेसी का संबंध केवल मस्तिष्क यानी रम्य कल्पना या का संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से। और वह क्या होती है? निर्जीव, यांत्रिक होती है। और जब इसका काव्य में प्रयोग होता है तो ये दुखांत होती है। और जबकि कल्पना का संबंध किससे होता है? आत्मा और मन से होता है, अतः वह सजीव और आत्मिक होती है। फैंसी की सहायता से वस्तुओं का एकत्रीकरण न हो पाता है, यानी फैंटेसी क्या होती है कि एकत्रीकरण नहीं होता है, क्योंकि जो विचार आते हैं वो बिंबावलियों के रूप में आते हैं, वह बहुत जो है अव्यवस्थित होते हैं। और इसमें क्या होता है, कल्पना में जो विचार आते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। जैसे क्षीर सागर का कॉन्सेप्ट आया, तो क्षीर सागर का कॉन्सेप्ट आने के सब सुंदर ही दिखेगा। जैसे रावण का ही कॉन्सेप्ट आया या 10 मुख का कॉन्सेप्ट आया, विचार आया, तो 10 मुख का मतलब है कि वो पूर्ण रूप से उसके 10 मुख होंगे, और उस प्रकार से पुरुष होगा उसके 10 मुख होंगे। तो ये कल्पना है। और फैंटेसी में जो विचार आएंगे वह अनियंत्रित रहेंगे और अव्यवस्थित रहेंगे, क्रम से नहीं रहेंगे, ये कहने का मतलब है। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि उनमें क्रम अनुपात हो, वह बिखरी वस्तुओं का एक स्थान पर एकत्रीकरण मात्र कर देती हैं। इस प्रकार फैंसी वस्तु स्मृति का एक ढंग है जिसमें समय समय पर कोई क्रम नहीं रहता। देखिए, यही कहना चाह रहे हैं कि फैंटेसी जो होती है वह स्मृति का एक ढंग है, और जो समय स्थान इसमें जो है जिसमें समय और स्थान का कोई क्रम नहीं होता है। और कल्पना में क्या होता है? समय, स्थान, इन सब चीज़ों का एक क्रम होता है। जिस स्थान का आपको ने कल्पना की है उसी स्थान का आपको वर्णन आपकी रचना में, आपके जो भी आप कर रहे हैं चित्रकार के रूप में, उसका वो इमेज जो है आ जाएगा। कॉलरिज के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जो बहिर्जगत यानी पदार्थ और अंतर जगत का सफल संयोजन करती है। उन्होंने कहा कि कल्पना जो है बहिर्जगत यानी पदार्थ और अंतर जगत चेतना का सफल संयोजन करती है। कल्पना पदार्थ और वस्तुओं में चेतनता का संचार करती है, और उन्होंने जीवंत रूप में हमारे सम्मुख क्या करती है? वो प्रस्तुत करती है। वे मानते हैं कि कल्पना ही वह शक्ति है जिसके माध्यम से मनुष्य जगत का प्रत्यक्षीकरण करता है, और इसी कल्पना की सहायता से कलाकार इस बाह्य जगत को अधिक पूर्ण रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो कल्पना है उसके माध्यम से क्या होता है कि मनुष्य जो है वह मनुष्य जगत का जो है प्रत्यक्षीकरण करता है, और इस कल्पना की सहायता से ही कलाकार बाह्य जगत को अधिक पूर्ण रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ठीक। कॉलरिज ने कल्पना के स्वरूप की व्याख्या को अधिक स्पष्ट करने के लिए 2 वर्गों में बांटा है। एक है प्राथमिक कल्पना, एक है गौण कल्पना। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कल्पना को कॉलरिज ने कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में बांटा है। ठीक। एक कौन है प्राथमिक कल्पना, एक कौन है गौण कल्पना। इन दोनों कल्पनाओं में प्रकार भेद नहीं है, केवल कोटि भेद हैं और कार्य पद्धति का भेद होता है। अब देखिए प्राथमिक कल्पना क्या है। प्राइमरी जो इमेजिनेशन है हमें वस्तुओं का प्राथमिक ज्ञान कराती है, क्योंकि वह संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मूल हेतु है। अब देखिए, तो कॉलरिज के अनुसार संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मूल हेतु कौन सी तब कहेंगे
प्राथमिक कल्पना। संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मूल हेतु क्या है? प्राथमिक कल्पना। प्राथमिक कल्पना वह शक्ति है जिसकी सहायता से दृश्य जगत का स्पष्ट और व्यवस्थित ज्ञान होता है। किसका? दृश्य जगत का। दृश्य जगत जो दिख रहा है उसका स्पष्ट ज्ञान किस कल्पना से होगा? प्राथमिक कल्पना से। हमारी आंखों के सामने न जाने कितनी वस्तुएं लगातार आती रहती, जैसे मकान है, सड़क है, पेड़ है, नदी है, मैदान है, पशु है, पक्षी है आदि। इस तरह लगातार कानों में भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें पड़ती रहती हैं। प्रत्येक ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में सदा लगी रहती हैं। एक साथ दर्जनों मकान, बीसों प्रकार के पेड़ पौधों पर दृष्टि पड़ती है। इन समस्त जगत के प्रपंचों को व्यवस्थित रूप से ग्रहण कराने वाली शक्ति ही कॉलेज की प्राथमिक कल्पना कहता है। प्राथमिक कल्पना का एक स्वतंत्र और सहज मानसिक क्रिया है, क्योंकि वह मनुष्य की इच्छा की सजगता के बिना ही कार्य करती रहती है। अब जैसे आप ट्रेन से जा रहे हैं, आपके समक्ष जो है पेड़, कितने पेड़ आ जाते हैं, कितने घर आ जाते हैं, एक और कितने मनुष्य, सब लोग आते रहते हैं। लेकिन क्या होते हैं कि आप, ये मानसिक क्रिया है, लेकिन ये बिना मनुष्य की इच्छा की सजगता के कार्य करती है। तो ये कल्पना आती रहती है, और इसको जैसे ही हम लोग अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचते हैं तो सब चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं, और सिर्फ हमको जो है उनका इमेज हमारे सामने बनता है बस। और दूसरा हम लोग देखते हैं गौड़ कल्पना, सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है? प्राथमिक कल्पना का सजग मानवीय प्रयोग। अब देखिए, प्राथमिक कल्पना में तो क्या है कि प्राथमिक कल्पना एक स्वतंत्र और सहज मानसिक क्रिया है, क्योंकि वह मनुष्य की इच्छा की सजगता के बिना कार्य करती है। उसमें सजगता नहीं रहती है। चित्र को या जो भी चीज़ पढ़ रही सामने देखे जा रहे हैं। और लेकिन गौड़ कल्पना क्या होती है? गौड़ कल्पना में प्राथमिक कल्पना का सजग मानवीय प्रयोग, मनुष्य इसमें क्या होता है? सजग हो जाता है। और प्राथमिक कल्पना मनुष्य की इच्छा की सजगता के बिना ही कार्य करती है, जबकि गौड़ कल्पना की कार्य पद्धति में सजगता का समावेश होता है। इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम में पूछेगा कि किस कल्पना में सजगता का समावेश होता है, तो आप बताएंगे गौड़ कल्पना। यह सजगता प्रत्येक मनुष्य में नहीं होती, इसलिए गौड़ कल्पना प्रत्येक मनुष्य में हो यह आवश्यक नहीं है। कहना यह चाह रहे हैं कि कॉलेज जी की ये जो गौड़ कल्पना है सभी मनुष्यों में नहीं होती है, और सभी लोग जो है गौड़ कल्पना से ओतप्रोत हो, यह हो भी नहीं सकता है। यह सजगता प्रत्येक मनुष्य में नहीं होती, क्योंकि गौड़ कल्पना प्रत्येक मनुष्य में हो यह आवश्यक नहीं है। यह केवल कलाकार में होती है। अब देखिए कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं कि यह केवल कलाकार में होती है। जो व्यक्ति साहित्य में, कला में और सब में निपुण होता है तो उसी में होती है। चित्रकार, कवि, दार्शनिक आदि इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने व्यापक अर्थ में गौड़ कल्पना एक सजग मानसिक क्रिया कही जा सकती है। इस कल्पना के सहारे ही एक कलाकार अपने कैनवास पर जो है चित्रकारी करता है, और एक कवि है वो अपने साहित्य रचना संसार को आगे बढ़ाता है। एक दार्शनिक है वो अपने दर्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। ये जो है जो मुख्य मतलब जो प्राथमिक कल्पना है, प्राथमिक कल्पना मतलब कि आगे बढ़ाती है, लेकिन उसमें सजगता नहीं रहती है। जो सजगता आती है जिसे वो अपनी रचना धर्मिता में आगे बढ़ता है। कलाकार और कवि और दार्शनिक, यानी गौड़ कल्पना में आगे बढ़ते हैं। कॉलेज का मत है कि काव्य में प्रकृति अथवा जीवन के यांत्रिक अनुकरण
तो प्रकृति की चोरी, थेफ्ट फॉर नेचर, काव्य की पुनः महत्ता पुनः सृजन में है और जीवन का सजीव रूपांतरण प्रस्तुत करने में निहित है, और यह कार्य गौड़ कल्पना द्वारा ही संभव है। कल्पना प्रकृति के बाह्य रूपों को कवि के आदर्श के अनुरूप गढ़ने और ढालने में उसकी सहायता करती है। इस तरह कल्पना एक समन्वयकारी शक्ति है जो वस्तुओं के विभिन्न पक्षों को एक संश्लिष्ट समन्वित रूप में ढालती है। ठीक, कल्पना को महत्व देने वाले दूसरे आचार्य पाश्चात्य आचार्य कौन है? जोसेफ एडिसन हैं। एडिसन ने कल्पना की आनंद को काव्यानंद का रहस्य माना है। एडिसन ने क्या माना? जो कल्पना का आनंद है उसे काव्यानंद का रहस्य माना। एडिसन के शब्दों में, कल्पना के आनंद से हमारा अभिप्राय है दृश्यमान वस्तुओं से उत्पन्न होता है। जो वस्तुएं दिख रही हैं उसी से उत्पन्न होती है। या तो हम उसका स्वयं साक्षात्कार करते हैं या किसी चित्र और मूर्ति को देखकर या कोई वर्णन आदि सुनकर देखे या सुने हुए भाव को मन में लाते हैं। इसी आधार पर उन्होंने भी कल्पनाजन्य आनंद के दो भेद किए हैं। देखिए, कॉलरिज ने कल्पना के एक प्राथमिक कल्पना, एक गौड़ कल्पना, उसी प्रकार एडिसन ने भी कल्पना के दो भेद किए हैं इन्होंने। ठीक, तो दो भेद किए हैं। वस्तुओं के प्रत्यक्ष दर्शन से वस्तुओं के प्रत्यक्ष दर्शन से उत्पन्न आनंद, जिसे कल्पना की प्रत्यक्ष अनुभूति कह सकते हैं, और देखे हुए चित्र को स्मरण करने से उत्पन्न आनंद, जिसे कल्पना की परोक्ष अनुभूति कहा जा सकता है। पहले प्रकार का आनंद प्रत्यक्ष और परोक्ष। पहले प्रकार का आनंद प्राथमिक आनंद जो महान, विलक्षण और सुंदर है। दूसरे प्रकार का आनंद माध्यमिक आनंद है जो स्मृति से संयुक्त रहता है। यह आनंद केवल महान, विलक्षण और सुंदर के द्वारा ही अनुप्राणित नहीं रहता है, बल्कि उसमें भी अनुप्राणित होता है जो कुरूप और अप्रीतिकर हों। एडिसन कल्पना के आनंद को दोष रहित और पाप शून्य मानते हैं। देखिए, एडिसन कल्पना का जो आनंद है उसे दोष रहित और पाप शून्य मानते हैं। उनके मतानुसार कल्पना का आनंद शरीर और मन दोनों पर बहुत उत्तम प्रभाव डालता है, मन को उदात्तर स्थिति की ओर ले जाता है। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना पर गंभीरता से विचार किया है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कल्पना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना पर विचार किया। वे एडिसन की मान्यताओं से सर्वाधिक सहमति प्रकट करते हैं। उन्होंने एडिसन की कृति क्या नाम है, एक एग्जाम में पूछा है कि द प्लीजर्स ऑफ इमेजिनेशन, द प्लीजर्स ऑफ इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से स्वयं अनुवाद किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार कल्पना में अप्रस्तुत विधान कल्पना द्वारा ही संभव होता है। अलंकार विधान में भी उपयुक्त उपमान लाने में कल्पना ही काम करती है। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। शुक्ल जी के अनुसार कल्पना मात्र कवि के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपितु काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए आवश्यक है। काव्य वस्तु का सारा रूप विधान इसी की क्रिया से होता है। उन्होंने कल्पना के दो विभाग किए हैं। देखिए कौन कौन, एक विधायिका, एक ग्राहिका। कॉलरिज ने भी कल्पना के दो भेद किए और एडिसन ने भी कल्पना के दो भेद किए और आचार्य शुक्ल ने भी कल्पना के दो भेद किए। इन्होंने कहा कि कल्पना के दो हैं, एक विधायिका और एक ग्राहिका। आगे बढ़ते हैं। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने कल्पना के महत्व का आकलन करते हुए लिखा कि कल्पना ही काव्य या साहित्य का एकमात्र नियामक तत्व है।
और छायावाद में अनुभूति, ये देखिए ये निबंध इनका है, इसको ध्यान में रखिए। छायावाद में अनुभूति और कल्पना शीर्षक अपने निबंध में उन्होंने कल्पना और अनुभूति के संबंधों की चर्चा करते हुए कहा है कि कला दर्शन में कल्पना शब्द उस पूर्ण प्रक्रिया का द्योतक है जो काव्य सृष्टि में आदि से अंत तक व्याप्त रहती है। कल्पना का मूल स्रोत अनुभूति है। अब पूछेगा, नंद दुलारी वाजपेयी ने कल्पना का मूल स्रोत किसे माना है? अनुभूति को, और उसकी प्रवृत्ति है काव्य की रूपात्मक अभिव्यंजना। इस प्रकार में गतिमान तत्व अनुभूति है और इस प्रकार कल्पना अनुभूति से अभिव्यंजना तक विस्तृत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों ओर के कला समीक्षकों ने काव्य के लिए कल्पना को एक अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया है। कविता की उत्पत्ति के साथ कल्पना के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और इसलिए कवि के साथ साथ कल्पना का भी शाश्वत महत्व और रहेगा। तो इन्होंने अनुभूत पक्ष को महत्व दिया। इस प्रकार से हमने जो है कल्पना टॉपिक को देख लिया है और आगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और कमेंट में बताने का प्रयास कीजिए जिससे आगे और अच्छी वीडियो बने। और अभी तो आप लोगों का परिवार जो है 100 लोगों का हुआ है और इसको थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम भी कुछ अच्छे वीडियो बनाएं। आप लोगों के कमेंट से प्रेरणा मिलती है अच्छी वीडियो बनाने की। और देखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अनुमति दीजिए। नमस्कार।